हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। उसमें हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा रह रहा है सॉल्यूशन। आज हम इस सॉल्यूशन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि 11th में ये सॉल्यूशन वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हार्ड लगता है। इसकी वजह से भी है कि न्यूमेरिकल और फॉर्मूले को वे सही तरीके से ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा सा इस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये थोड़ा आपको 11th में हार्ड लगेगा। तो इस टॉपिक को आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? सबसे पहले हम इसी को समझें। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। मिक्सर। अब इसी में एक टर्म्स आती है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट सॉल्यूट किसे कहते हैं? जिस सब्सटेंस को हम किसी दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व करते हैं उस सब्सटेंस को हम कहते हैं सॉल्यूट। यानी कि जिसको आप डिजोल्व करते हो वो सॉल्यूट, जिसमें डिजोल्व करते हो उसे कहते हो सॉल्वेंट। यानी कि सीधा सा वो मीडियम जिसमें कोई कंपोनेंट डिजोल्व होगा वो सॉल्वेंट है, और जिसे डिजोल्व करोगे वो सॉल्यूट है। अब आप सभी को सबसे पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट की पहचान होनी चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल को करते हुए। तो नॉर्मली हम इनके डिफाइन ऐसे बोलते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। अब ये तो होगी कंडीशन कि अगर डिफाइन लिखनी है तब आप इनका यूज करोगे, लेकिन अगर हमें कभी पहचानना है कि सॉल्यूट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट किसे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सीखने हैं इसमें से, तो हमें याद रखना है। देखो, हम इसे दो तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो पहली कंडीशन, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आप कर रहे हो, उसमें आपको लिखा है कि 3 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूरिया को वाटर में डिजोल्व किया, तो यहां वाटर जो होगा, वाटर होगा सॉल्वेंट और यूरिया होगा सॉल्यूट। तो एक तो ये पहचान है, जिससे मिलाओगे वो सॉल्यूट, जिसमें मिलाओगे वो सॉल्यूट। एक दूसरा प्रोसेस, दूसरा मेथड ये है कि अगर कहीं ये लिखा है कि हमारे पास 30% KI सॉल्यूशन है, तो याद रखना जिसका भी वो सॉल्यूशन बोलता है वो क्या होगा? वो होगा सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कौन होगा? तो याद रखना है सॉल्वेंट होगा ऐसे केस में या तो देकर चलेगा, नहीं तो वाटर। तो सॉल्वेंट आपको मानना है वाटर। तो मुझे आपको बस ये पहचान सिखानी थी कि आपको पता हो सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन जो आपको ध्यान रखनी है कि हम जब इन टर्म्स की स्टडी करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो हम इनके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज करते हैं। तो सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को 2 से करेंगे, और सॉल्यूशन को S से। तो कहीं अभी अगर आपने 1 लगाया है तो वो सॉल्वेंट है, 2 लगाया है तो सॉल्यूट है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 3-4 टर्म्स और यूज करोगे, जैसे मास है या वेट है या अमाउंट है। इनको आप किससे दिखाओगे? W से, और W1 प्लस W2 का सम WS होता है। इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप V से रिप्रेजेंट करते हो। V1 मीन्स है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, V2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और इन दोनों का सम VS के इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है इसमें डेंसिटी। डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से,
और डेंसिटी को आप कैसे यूज करोगे, जैसे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है तो मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना है डेंसिटी हम क्यों यूज करते हैं, डेंसिटी का सिर्फ इतना यूज है इन न्यूमेरिकल्स में, कभी भी मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में बदलना हो तो आप डेंसिटी की हेल्प से बदल सकते हैं। याद रखना है डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितने लोगे, 1 ग्राम पर ml या 1 किलोग्राम पर लीटर। ये ध्यान रखना, इन दो डेंसिटी का आपको यूज करना पड़ सकता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन आपको यहां ध्यान देनी है कि अगर कभी आप नंबर ऑफ मोल्स देखो तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालने तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास। ऐसे मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको निकालने, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। और टोटल मोल्स जो होते हैं किसके इक्वल होते हैं, टोटल मोल्स n1 प्लस n2 का सम होता है। ये हमें ध्यान देना। अब जब ये आप फॉर्मूला लगाते हो तो जैसे आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मोल कॉन्सेप्ट में आपने देखा था, क्या पढ़ा था भाई मोल कॉन्सेप्ट, कि मोल कॉन्सेप्ट में मास जो होता है वो ग्राम में यूज होता है, क्योंकि वहां हम मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला लिखते हुए लिखते भी हैं कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास की इक्वल है, तो ये ग्राम में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो इन चीजों की थोड़ी सी आपको नॉलेज हो, ये ध्यान देना। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन किसको कहोगे, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर। यानी कि जब भी कभी हम किसी सॉल्यूट को वाटर में मिलाएंगे इट मींस जहां वाटर सॉल्वेंट होगा उसे एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो चलिए उन्हें समझते हैं। सबसे पहली टर्म्स आती है, सबसे पहली टर्म्स मोलारिटी। मोलारिटी किसे कहते हैं, मोलारिटी का सिंबल कैपिटल M है, आप सभी बच्चे जानते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसकी डिफाइन आपसे पूछ सकते हैं तो डिफाइन आपको पता, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के होते हैं उसी को हम मोलारिटी कहते हैं। वैसे हमें न्यूमेरिकली फॉर्मूले की जरूरत है और इसका फॉर्मूला N2 अपॉन Vs इन लीटर होता है। ध्यान दे रहे ना, मैं कंप्लीट लिख रहा हूं, Vs इन लीटर मतलब है वॉल्यूम लीटर में। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स की जगह W2 अपॉन M2 इंटू Vs इन लीटर। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल आसान होते हैं, हार्ड नहीं होते। ये ध्यान, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर। अब आपको मुझे यहाँ एक टर्म्स और समझानी है। ये जो मोलारिटी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंड होता है, तो अब अगर आपसे कभी थियोरेटिकल प्रॉब्लम पूछ ली जाए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी, तो आपको याद रखना है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दैट इज मोलारिटी घटेगी। ये ध्यान, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, इट मीन्स मोलारिटी घटेगी। ये आपको ध्यान रखना। ये थी पहली टर्म्स मोलारिटी। अब सेकंड टर्म्स को हम यहाँ डिस्कस करते। सेकंड टर्म्स आती है इसमें, सेकंड टर्म्स आती है मोलालिटी। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे कहते हैं मोलालिटी, मोलालिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, moles of solute present in 1 kg of solvent। इसकी डिफाइन मेन है, याद कर लेना, अगर पूछे जाए तो आप इसे लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, इसको हम मोलालिटी कहते हैं। अब मोलालिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो मोलालिटी N2 अपॉन W1 इन kg, ये W1 है मास ऑफ सोलवेंट इन kg। एक चीज और ध्यान रखना, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो
एक्सपेंड करके m इज इक्वल टू W2 ग्राम में लेना है अपॉन M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू W1 इन kg, ऐसे भी सॉल्व कर सकते। तो ये फॉर्म ले लो या ये फॉर्म ले लो। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्योंकि वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, अब वॉल्यूम ना होने की वजह से ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये ध्यान। अब एक प्रॉब्लम अलग से पूछी जाती है, वो जरा ध्यान रखना, इन दोनों मेथड में विच इज बेस्ट मेथड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इंपोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, उस मेथड को बेस्ट माना जाता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो मोलालिटी इज द बेस्ट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, याद रखना मोलालिटी बेस्ट, ये m जो होता है ये बेस्ट मेथड है। क्यों है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस पर नहीं होती, ये ध्यान रखो, मोलालिटी बेस्ट मेथड। अब एक प्रॉब्लम पूछ लेते हैं कि मोलारिटी और मोलालिटी में विच इज मोर कंसंट्रेट, यानी कि आपसे कहेंगे 1 मोलर और 1 मोलर, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इन दोनों में से कौन सा मोर कंसंट्रेट है? तो 1 मोलर मोर कंसंट्रेट होता है, ये मोर कंसंट्रेट है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी आ सकती है, बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन की मोर कंसंट्रेशन होती है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ सोलवेंट कम होता है, यहाँ सोलवेंट ज्यादा होता है। तो इन दो प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना। अब इसके बाद नेक्स्ट तीसरे टर्म्स आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं फ्रैक्शन कहते हैं रेशियो को, और मोल्स मींस मोल्स का रेशियो। तो अब अगर हम यहाँ इसको एक्सपेंड करें, जैसे मुझे x1 बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों के रेशियो को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ये ऐसे। अगर x2 हमें बताना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये दोनों का फॉर्मूला, ये ध्यान। ये कब वैलिड है? फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, उस टाइम पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, मोल फ्रैक्शन का सम यानी कि x1 प्लस x2 1 होता है, ये ध्यान। अगर यहाँ 3 कंपोनेंट आ जाए तो कुछ नया नहीं करना। 3 कंपोनेंट में क्या करना है? 3 कंपोनेंट में आपको बस इतना यूज करना है कि अगर x1 निकालना है तो n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, इस टाइप से कर सकते हो। ऐसे ही अगर x2 निकालना तो n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब कुछ बच्चे यहाँ ये सोचते हैं कि सर इसमें, हाँ, इसमें सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है? तो याद रखना है, इनमें एक सोलवेंट होता है, बाकी सब सोल्यूट होते हैं। लेकिन आपको इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कौन सोल्यूट है कौन सोलवेंट है। बस आप क्या करोगे, एक को 1, एक को 2, एक को 3 मान लो, और उस तरीके से इससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। x3 किसके इक्वल होगा? n3 n1 प्लस n2 प्लस n3, और तीनों का सम, ये भी मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, ये हमें याद रखना। तो ये थी कंडीशन जो आपको बताई। अब मैं एक स्पेशल प्रॉब्लम बताना चाहता हूं, जरा उसे ध्यान रख लेना कि अगर कोई न्यूमेरिकल आप कर रहे हो और उस न्यूमेरिकल में क्या दिया जाता है, ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और उस न्यूमेरिकल में आपको मोल फ्रैक्शन दिया जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, मोल फ्रैक्शन गिवन है, तब आपको कैसे करना है? तो उसे मैं सबसे आसान तरीका, मान लीजिए कोई बाइनरी सॉल्यूशन और बाइनरी सॉल्यूशन, और उसमें आपको x2 दे रखा है कि 0.1 है, तो आप क्या करो, आप बस एक लाइन लिख देना कि सपोज क्या लिखना है, n1 प्लस n2 1। अगर n1 प्लस n2 1 ले लिए आपने, तो बताइए ये दोनों अगर हम 1 करते हैं तो x2 डायरेक्ट किसके इक्वल होगा? n2 के। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये दोनों आपने 1 ले लिए, तो 1 ले लिए तो अब क्या होगा, देयरफॉर n2 डायरेक्ट x2 के, और x2 है 0.1, इससे n2 आ जाएगा। ऐसे ही n1 निकाल सकते हो,
1 माइनस n2, 1 माइनस 0.1, इट मीन्स 0.9। तो इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को आराम से सोल्व कर सकते हो, ये चीज याद रखिए। तो अगर कभी भी, क्या कंडीशन बताइए आप, बोलो, अगर कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन दिया है और आपको उससे कुछ टर्म्स निकालनी है तो वहां इसका यूज कर करो, आसान है। फिर n1 n2 से आप आगे कुछ भी निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट कंडीशन को हम समझते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? देखो आप सभी को पता है परसेंटेज का मतलब 100 में कितने, और इसको हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बाई मास, परसेंटेज बाई मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कभी भी आपको बतानी है बाई मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे दूसरे टर्म्स आती है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में आपको क्या करना है? आपको इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सोल्यूट प्रेजेंट है। स्पेशली ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, जब सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन भी यानी कि लिक्विड बने। इट मीन हम ऐसे बोल सकते हैं सोल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। और परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आप कैसे बताओगे? इसमें आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला लगाओगे। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इसमें क्या करना है? आपको परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जो बतानी है, इसका मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेना है इनटू 100। ये आपको ध्यान रखना, ये तीनों टर्म से। देखो इन तीनों टर्म से डिफाइन वगैरह कोई नहीं पूछता, बस हमें न्यूमेरिकली बस इतना पता हो। कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा है कि 10% KI सॉल्यूशन बाय मास, तो इसका मतलब पता, इसका मतलब है 10 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन, बस ये हमें जरूरत है। अब ये तो आती है मेनली कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए। अगर कोई हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो अब हम क्या करते हैं? तो अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? हम पीपीएम का यूज करते हैं। पीपीएम की फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन पार्ट, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट। क्या मतलब होता है इसका? जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो उसमें सोल्यूट बहुत कम होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन को मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, और इसका मीनिंग सिमिलर है। जैसे परसेंट का मतलब 100 में है, इसका मतलब 1 मिलियन में। तो 1 मिलियन में कितना सोल्यूट होता है उसको हम पीपीएम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स। यानी कि अगर आप कभी भी कोई पीपीएम पूछे तो क्या मतलब है पीपीएम का डिफाइन? कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको इसकी डिफाइन लिखनी। अच्छा, पीपीएम सोल्यूट अगर आपको निकालना है यानी कि फॉर्मूला, तो क्या करोगे? तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट ऊपर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। देखो यहां क्या था? यहां 100 था लास्ट में, यहां मिलियन है, बस ये। अब जैसे मैंने आपको कहा कहीं लिखा आता है 10% की आई सोल्यूशन बाई मास, तो वहां 10 ग्राम 100 में है। ऐसे कहीं लिखा आ जाए 10 ppm के आई सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? बाई मास। इसका मतलब होता है 10 ग्राम सोल्यूट 1 मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन, बस कितना फर्क। तो वो 100 में है, ये मिलियन में, ये वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो आप इसका फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा फॉर्मूला आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके बाद, नेक्स्ट कंडीशन 6 टर्म्स। अगर 6 टर्म्स की हम बात करें तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कभी कभी नॉर्मलिटी की। वैसे तो नॉर्मलिटी बोर्ड लेवल पे है नहीं, पर फिर भी हम समझ ले नॉर्मलिटी है क्या। नॉर्मलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम नॉर्मलिटी कहते हैं। और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है W2 अपॉन E2 इंटू VS। VS है इन लीटर, वॉल्यूम है इन लीटर, ये W2 इन ग्राम में। अब यहाँ एक टर्म्स आ जाती है एक्स्ट्रा कि नॉर्मलिटी को तो हमने एन से रिप्रेजेंट किया, ये E2 क्या है? E2 होता है इक्विवेलेंट वेट, E2 होता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। देखिए ये इक्विवेलेंट मास और नॉर्मलिटी एकेडमिक लेवल पे कोर्स में नहीं, इन्हें हमें अलग से ही पूरी डिटेल में स्टडी करनी होती है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट की, सॉरी यह है सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, क्योंकि जब हम इसे पढ़ रहे हैं अगर किसी का भी आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करना है, मोलर मास को डिवाइड करना है। किससे? मोलर मास को डिवाइड करना है एन फैक्टर से या वैलेंसी फैक्टर से। तो ये एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ये एन फैक्टर जो होता है कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है, ये याद रखना है। एन फैक्टर अगर एसिड है तो नंबर ऑफ एच आयन है, अगर बेस है तो नंबर ऑफ OH आयन है, और अगर कोई सोल्ट है तो टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है। तो ये एन फैक्टर हमें पता हो, तो एन फैक्टर पता हो तो मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, और इक्विवेलेंट वेट ये फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मलिटी आ जाती है। अब नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, अगर हम यूनिट देखते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। ग्राम इक्विवेलेंट इसकी यूनिट है और लीटर ये है। अब आपको ध्यान रखना है एक रिलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है? तो नॉर्मलिटी मोलारिटी के इक्वल हो जाए अगर वहां एन फैक्टर की मल्टीपल करते, यानी कि नॉर्मलिटी डायरेक्ट किसके इक्वल है? एन इंटू एम। ये एन क्या है? देखो फिर बोलना हूं, एन क्या है? एन है ये एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब क्या है? फिर वही देखो, ये एन फैक्टर और ये एन फैक्टर सेम है, अलग नहीं। एन फैक्टर है, इसको हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर की अगर मोलारिटी में मल्टीपल कर दे तो नॉर्मलिटी बन जाता है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना, ये हमें पता। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है? सॉरी, नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके बाद डाइल्यूशन इक्वेशन या मोलारिटी इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन और मोलारिटी इक्वेशन क्या है? डाइल्यूशन इक्वेशन और मोलारिटी इक्वेशन। अगर हम कोई कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें वाटर मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उस केस में उनमें क्या इक्वल होते हैं? तो उसमें आपको याद रखना है, उसमें आप ये डाइल्यूशन इक्वेशन M1V1 M2V2 अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान, M1V1 क्या है? बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन क्या है बोलो? ये M1 है मोलारिटी और V1 है वॉल्यूम। तो बिफोर डाइल्यूशन मोलारिटी और वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, और M2V2 क्या है? ये है आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी और वॉल्यूम कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला डाइल्यूशन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें कभी भी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन करनी है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में आप 2 केस अप्लाई करते हो। एक, अगर सेम नेचर सोल्यूट होते हैं, सेम नेचर सोल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि सेम नेचर सोल्यूट सॉल्यूशन है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है सारे एसिड हैं या सारे बेस, उसमें आपको N1V1 N2V2 उनके ग्राम इक्विवेलेंट का सम करना है और NSVS के इक्वल आ जाता है। ये कब यूज होगा? जब सेम नेचर सोल्यूट सॉल्यूशन होंगे। अगर अपोजिट नेचर के होंगे, अगर आप अपोजिट नेचर के सोल्यूट सॉल्यूशन यूज करोगे, अपोजिट नेचर सोल्यूट सॉल्यूशन,
मतलब यह है ऐसे सॉल्यूशन हो जब कोई एसिड हो कोई उसमें बेस हो, उस केस में आपको इनके ग्राम इक्विवेलेंट एक दूसरे में से माइनस होंगे, तब रिजल्टिंग सॉल्यूशन आए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों केस में, चाहे आप डाइल्यूशन इक्वेशन कर रहे हो या ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हो, इनमें जो ये फाइनल वॉल्यूम होता है, जैसे यहाँ V2, ये V2 किसके इक्वल होता है, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ एडिंग वाटर या वॉल्यूम ऑफ एडिंग वाटर, जो भी आपने वाटर का वॉल्यूम ऐड किया है उसके वॉल्यूम। तो अगर कोई आपसे यहाँ वॉल्यूम ऑफ एडिंग वाटर पूछता है तो आपको क्या करना, वॉल्यूम ऑफ एडिंग वाटर, तो आपको जो ये V2 है V2 में से V1 माइनस करना। ऐसे यहाँ ये Vs किसके इक्वल होता है इन केस में, तो इन केस में आपको ध्यान रखना है जो Vs होता है वो इन सब का सम होता है, जितने भी सॉल्यूशन लिए उन सब के वॉल्यूम का सम होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये थी कुछ कंडीशन जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब हम इनमें कुछ प्रॉब्लम करते हैं, सभी बच्चे उन प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम है क्या, देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई, इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना। कैसे करें, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखो बहुत सीधी सी प्रॉब्लम है। आप क्या कर रहे हो, आप इथेनोइक एसिड को डिजोल्व कर रहे हो बेंजीन में, तो याद रखना है यहाँ सोल्यूट किसको मानोगे, इथेनोइक एसिड को, सोलवेंट किसे मानोगे, बेंजीन को। तो मास ऑफ सोल्यूट है यहाँ 2.5 ग्राम, और इथेनोइक का मोलर मास की हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि चाहे तो मोल, ये ध्यान रखना, मोलालिटी निकाले या मोल फ्रैक्शन, दोनों में मोल्स की जरूरत पड़ती है उस वजह से। तो मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड क्या होता है इसका, 60 ग्राम पर मोल होता है। देख सकते 60 ग्राम पर मोल। कैसे ऐड किया, C 2 है तो 24, H 4 है तो 4 आ गया, तो 24 + 4 28 और 32 ये 60 हो गया। तो ये एक तो आपने W2M2 ये लिख लिया। दूसरा मास ऑफ सोलवेंट दे रखा है, बेंजीन है 75 ग्राम। अब बेंजीन के भी मोलर मास की जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन में, तो M1 बेंजीन का C6H6 फॉर्मूला है 78 ग्राम पर मोल होगा। अब बस फॉर्मूले लगा दो और कुछ नहीं, जो था आपने लिख दिया। अब जैसे मैं मोलालिटी पूछता हूँ तो मोलालिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा W2/M2 × W1 इन kg, ये इन ग्राम। अब वैल्यू W2 है 2.5 और मोलर मास 60 और W1 kg में हो जाएगा 0.075, इतने kg भाई डिवाइड कर लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा मोल पर kg। अब दूसरी कंडीशन, ये तो हो गया मोलालिटी की बात। अब अगर हम मोलारिटी मोल फ्रैक्शन देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X2 निकालें, किसके इक्वल होगा, N2/N1 + N2। तो N2 कितना आया, तो देखो N2 निकाल सकते हो W2/M2 यानी कि 2.5/60 और N1 कितना है 75/78 और N2 कितना है 2.5/60। बस कैलकुलेशन करनी है, जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे दोनों वैल्यू आपकी आ जाएंगी, ऊपर भी और नीचे भी। क्या आएंगी वैल्यू, जरा बहुत जल्दी सोल्व करोगे। देखो ऊपर पहली वैल्यू आती है 0.556, दूसरी वैल्यू अगर देखें ये 0.0416। तो इस तरीके से आप आराम से इसकी मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन निकाल सकते। आगे समझ। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लिखी है आपके सामने। क्या है प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लिख लिया करो क्या दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 9.8 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250
ml, ml लिख दो या सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही होती है। ये वॉल्यूम दिया है और ये मास दिया है। आपको क्या निकालनी? मोलारिटी। अब मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है? मोलारिटी है W2 अपॉन M2 इंटू VS इन लीटर। बोलो क्या करेंगे? वैल्यू पुट करें। W2 कितना है? W2 है 9.8। हमें अब जरूरत पड़ रही है M2 की। M2 किसका है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट है H2SO4 का 98। सम कर सकते हो तो 98, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml। अगर हम लीटर बनाए तो 0.25 लीटर, क्योंकि ये हमें लीटर में चाहिए तो 0.25। बस डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जब आप करोगे मोलारिटी आ जाएगी। कितनी आ रही है मोलारिटी? पॉइंट हटा लें और नीचे ये हटा लें तो ऊपर ये 0, तो ऊपर आ रहा है देखो यहाँ 90 से 10 टाइम्स, और 10 को आप इससे तो 0.4 आ रहा है। तो मोलारिटी तो आई इसकी 0.4। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है नॉर्मलिटी। अभी मैंने आपको एक लास्ट में रिलेशन बताई थी, नॉर्मलिटी किसके इक्वल होती है? तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होती एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। एन फैक्टर H2SO4 है। अगर हम H2SO4 की बात करें, जब H2SO4 डिसोसिएट होगा ये 2H आयन बनाएगा और SO4 बनाएगा, तो इससे हमें कितने H आयन मिलेंगे? 2। तो इसका एन फैक्टर 2 है, और मोलारिटी कितनी है बोलो इसकी? मोलारिटी है 0.4, तो वैल्यू आ गई 0.8। तो ये आपको ध्यान रखना है, आसान प्रॉब्लम थी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नोट कर लीजिए सभी बच्चे, नोट कर लीजिए सभी बच्चे ध्यान से, आसान है, हार्ड नहीं। हाँ, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। देखो एक बात सुन लीजिए, यहाँ परसेंट दी है और बाय मास, ये ध्यान रखना। तो अभी मैं परसेंटेज वाली जो कंडीशन बता रहा था वो देखो, इथाइलिन ग्लाइकोल की क्वांटिटी कम है तो वो सोल्यूट है, तो मास ऑफ सोल्यूट दिया है 20 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम। अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालें, देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि W1 प्लस W2 किसके इक्वल होते हैं? WS। अब W2 है, WS है हमारे पास, तो W1 आ जाएगा। कितना आएगा W1 बोलो? तो W1 आएगा 100 माइनस 20, इट मीन्स 80 ग्राम। तो अब आपके पास मास ऑफ सोल्यूट भी आ चुका, मास ऑफ सोलवेंट भी आ चुका है। बस अब आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो दोनों के मोल्स। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले M2 निकालना, C2H6O2 कितना आएगा? 62 ग्राम पर मोल। अच्छा, ऐसे ही M1 निकालना, हाँ M1 क्योंकि दूसरा क्या है? वाटर। वाटर का कितना होगा भाई मोलर मास? M1 वाटर का मोलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल। अब आपके पास दोनों की W2 M2 W1 M1 है, N1 निकाल। W1 अपॉन M1 कितना है? W1 80 अपॉन 80, वैल्यू निकाल लेना। ऐसे N2 कितना है? W2 अपॉन M2, W2 कितना है? 20 और 62, दोनों के मोल्स निकल जाएंगे। अगर दोनों के मोल्स की वैल्यू देखें तो मोल्स कितने कितने हैं इनके? एक के हैं 0.322, एक के हैं 4.44, ये वैल्यू है 4.44। अब आप यहां से x2 निकाल सकते हो, N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 कितना है? 0.32 और N1 4.44 प्लस 0.32। सोल्व कर सकते हो, आंसर आएगा इसमें। x2 की वैल्यू है 0.068, बस आगे 2 भी नहीं लगाने की।
0.068। अच्छा x1 कितना आएगा 1 माइनस x2, यानी कि क्या वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस 0.068, तो वैल्यू बनी इसकी 0.9 0.932। ये थे, नोट कर लीजिए भाई। देखो इसमें सिर्फ परसेंटेज दी थी, डायरेक्ट आपने उनके क्या किया W2 W1 की वैल्यू निकाल ली, उनसे मोल्स निकाल लिए, फिर इसे सोल्व करते। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा ध्यान से सुनो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए सॉल्यूशन कंटेन 25% वाटर, 25% इथेनॉल और 50% एसिटिक एसिड बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। देखिए अभी मैंने आपको बताया था अगर एक से दो से ज्यादा कंपोनेंट है तो उन्हें 1 2 3 मानना है, ना कि उनमें यह सोचना है कि कौन सोल्यूट कौन सोलवेंट कौन वहां सोल्यूट है कौन सोलवेंट, इस पे नहीं सोचना, बस सिर्फ ये 1 2 3 मान लेना। अब जैसे हम 4 वाटर के लिए क्या करें, हम N1 निकालें। वाटर का मास क्या है 25, क्योंकि 25% है, मोलर मास 18 है, मोल्स आ जाएंगे। ऐसे ही 4 इथेनॉल के लिए N2 निकालो, कितना है मास 25 अपॉन मोलर मास 46। इथेनॉल का फॉर्मूला तो पता होगा C2H5OH, ये होता है, देखो C के 2 है H6 है O, तो ये आता है 46, इससे इसके मोल्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद 4 एसिटिक एसिड क्या है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसके लिए N3 निकाल, कितना होगा 50 अपॉन एसिटिक एसिड कितना होता है 60, तो इनके मोल्स निकाल। जैसे ही हम इनके मोल्स निकालेंगे, कितने कितने मोल्स आ रहे हैं, वाटर के मोल्स हैं 1.388 और इथेनॉल के मोल्स निकाले 0.543 और एसिटिक एसिड के मोल निकाले 0.833। अब तीनों के मोल्स निकाल के अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो 1 बाय 1 करके। तो पहले हम x1 निकाल लें, याद रखना 1 हमने वाटर को माना है, वाटर के, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, सारी वैल्यू आपके पास 1.388 अपॉन N1 कितना है 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833। अब अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो वैल्यू आती है, वाटर का मोल फ्रैक्शन आता है 0.503। अब जैसे आपने x1 निकाला ऐसे ही x2 किसके लिए होगा इथेनॉल के लिए, और इथेनॉल के लिए N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। N2 कितना है, N2 है 0.543 अपॉन N1 कितना है भाई 1.388 प्लस 0.543 प्लस N3 कितना है 0.833। अब आप इससे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आएगा 0.196। अब आपने 2 मोल फ्रैक्शन निकाल ली, अब तीसरा एसिटिक एसिड, मैंने आपको बताया जैसे 2 होते हैं तो एक को निकाला करो, दूसरे की जरूरत नहीं, यहाँ 3 है तो 2 निकाल लिए, तीसरे को क्या करोगे 1 माइनस x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 0.503 माइनस 0.196 और इससे आप x3 की वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू 0.301। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम भी कभी कभी अगर पूछी जाए 3 कंपोनेंट दे दे तो आपको ध्यान रखना है इसमें सोल्यूट सोलवेंट पे आपको कंफ्यूज नहीं हो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मानी जाती है क्या, जरा ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम में आपसे कहा है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ वाटर,
इफ इट्स डेंसिटी इज दिस, तो मोलारिटी ऑफ वाटर पूछी है। देखो एक बात सुनिए, यहाँ वाटर की बात कर रहा है तो वाटर ही सोल्यूट है, वाटर ही यहाँ सोल्यूट है, वाटर ही यहाँ सोलवेंट है, यानी कि दोनों काम वाटर ही करेगा, चाहे सोल्यूट हो या सोलवेंट। अब वाटर की मोलारिटी बतानी, तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मोलारिटी है मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अब आपको ध्यान रखना है सोल्यूट भी वाटर है, सोलवेंट भी वाटर है। तो अब बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। कैसे पुट करें? तो इसका अगर मैं मीनिंग बोल दूं कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मीन्स, इसका मतलब क्या है? ये क्या चीज थी? देखो ध्यान से सुन लीजिए, ये थी डेंसिटी ऑफ, इधर को लिखते हैं, ये थी डेंसिटी ऑफ वाटर, अब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका मतलब है मास जो है इसका 1000 किलोग्राम और वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब। अब आपको यूनिट के बेस पे आना। देखो यहाँ मोलारिटी में मास ग्राम में यूज होता है, वो केजी है, तो केजी के ग्राम बनाए तो कितना हो जाएगा? 1000 तो ये 1000 की और मल्टीपल कर दो इतने ग्राम, ये ग्राम्स बन जाएंगे। अच्छा ये 1 मीटर क्यूब है, 1000 लीटर्स कर दीजिए, सब कुछ बहुत आसान था। अब वैल्यू पुट कर दो। अब देखो मास कितना है आपके पास? 1000 इंटू 1000 अपॉन M2 मोलर मास ऑफ वाटर 18, वॉल्यूम लीटर में है 1000 लीटर, तो 1000 कैंसिल हो गया, तो M इज इक्वल टू कितना है? 55.55 मोल पर लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर होम एग्जाम, ध्यान रखो, बहुत पूछे जाते। सिर्फ हमने यहाँ डेंसिटी का यूज किया है और डेंसिटी के बेस पर इसे एक्सप्लेन किया। आगे से नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन इज दिस। देखो ये आती है मिक्सिंग वाली प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम में ही मैं आपको कह रहा था कि जब कभी मोल फ्रैक्शन दिया जाए तो क्या करना है। देखो इसने क्या दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज दिस, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया है, तो क्या करेंगे? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा है, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूट है और वाटर यहाँ सोलवेंट है, तो यहाँ सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है। तो अगर हम इसमें देखें गिवन क्या है, गिवन है x1 0.85 और क्या पूछा आपसे? मोलालिटी, मोलालिटी पूछी। तो अब एक बात सोचना, ये मोलालिटी हमें निकालनी है, तो मोलालिटी के लिए क्या चाहिए हमें? N2 अपॉन W1 चाहिए। ये दो वैल्यू अगर हमें मिल जाए N2 अपॉन W1 तो मोलालिटी आ जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें N2 और W1 कैसे निकालें? तो इसके मीनिंग पे जाना है। x1 का मीनिंग क्या है? यहाँ सपोज मैंने आपको बताया था ऐसे केस में, सपोज N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 1, देन अब क्या होगा? अब x1 जो है डायरेक्ट N1 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब 0.85, N1 इतना आ गया, N2 कितना होगा? 1 माइनस N1, 1 माइनस 0.85 इस मीन्स 0.15। तो देखिए N2 हमारे पास आ चुका है 0.15। अब हमें क्या चाहिए? W1। W1 कहाँ से निकालेंगे? N1 से, क्योंकि W1 किसके इक्वल है? N1 इंटू M1। N1 की वैल्यू कितनी है? मोल्स 0.85 और M1 वाटर का मोलर मास 18, इनकी मल्टीपल कर दें, आंसर आएगा ग्राम में। कितना आएगा ये? अगर इन दोनों की मल्टीपल करें वैल्यू आएगी 0.85 इंटू 18, 15.3 ग्राम्स। हमें किसमें चाहिए? केजी में। अगर इसके केजी बनाए तो केजी में हो जाएगा 0.0153 केजी, ऊपर है मोल्स। अब अगर आप इन्हें डिवाइड कर लो, 0.15 डिवाइड बाई 0.0153, वैल्यू आ रही है 9.8।
9.8 मोल पर केजी। तो ये थी कुछ मोलारिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आप इस टाइप की प्रॉब्लम कर लो तो देखो काफ़ी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके बाद मेनली आपको एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो आपके होम एग्जाम में आती है। तो एनसीईआरटी प्रॉब्लम को और ध्यान से करें, तो यहाँ आपका ये चैप्टर जितना एकेडमिक लेवल पे होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके।